नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक सामाजिक भावनात्मक कहानी है। आज सवेरे उठने के बाद से ही उमा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एसिडिटी भी हो रही थी। लगता है फिर से प्रेगनेंसी। 6 दिन से ऊपर हो चुके हैं, पीरियड्स भी नहीं आए। प्रेगनेंसी के बारे में सोच के ही उसका दिल घबराने लगा। धड़कनें तेज हो गईं। वो माँ बनना चाहती थी कि 5 साल से सूनी पड़ी हुई इस गोद में फिर से एक बार वो हरी हो जाए। लेकिन पिछले 2 बार से जिस पीड़ा और क्षोभ भरे अनुभवों से गुजरना पड़ा, वो याद आते ही मन खिन्न हो जाता है। कहीं इस बार भी वही सब दोहरा गया तो? कि ईश्वर रक्षा करना। वो गहरी सांस भरकर बिस्तर पर बैठ गई। गुड़िया और मनोज अभी सोए हुए थे। आज रविवार था, दोनों के लिए देर तक सोने का दिन। माँ जी बड़े ताऊ जी के घर गई हुई थी। नवरात्रि चल रही थी। पोते के जन्म की मन्नत पूरी करने के लिए उनके यहाँ देवी का जागरण था। जाते हुए माँ जी प्रसन्न नहीं थी। पता नहीं देवी की कब हम पर कृपा होगी, मुझे पोते का मुंह दिखा दे तो मैं भी जागरण करा लूं। कोई मन्नत, कोई उपवास, कोई मंदिर नहीं छोड़ा था उन्होंने। हालांकि घर हर तरीके से संबंध था, कोई चीज की कमी नहीं थी। फिर भी माँ जी को लगता था कि देवी की उन पर कृपा नहीं है। तभी तो घर में पोते की जगह 5 साल की पोती गुड़िया लिए बैठी थी। उमा की भरी पुड़ी ससुराल थी। 4 बहुओं में तीसरी थी माँ जी। सबके घर आस पास थे। साझा व्यापार था, रोज का उठना बैठना था। हर घर की रत्ती रत्ती खबर एक दूसरे को रहती। माँ जी के अनुसार बाकी सब पर देवी माँ की असीम कृपा थी, क्योंकि खानदान की सभी बहुएं बेटे जन रही थी, सिवाय उमा के। 5 साल पहले गुड़िया को जना था। उसके बाद 2 प्रयासों में लड़के को गर्भ में धारण करने में असफल रही थी उमा। इसलिए उमा उनकी नजरों में हीन और तिरस्कृत थी। बाकी सभी बहुओं ने कैसे गर्भ में आई कन्या का सफाया कर मात्र लड़कों को पैदा करने का गौरव प्राप्त किया है, ये बात उमा से छिपी नहीं थी। वो गर्भ परीक्षण का लिंग भेद के आधार पर होने वाले गर्भपात की घोर विरोधी थी। आखिर उसके पापा ने उसे और उसकी बड़ी बहन को बड़ी ही लाड दुलार से पाला है, अतः ऐसी नीच मानसिकता के बीच उसके मस्तिष्क में कभी पड़े ही नहीं थे। मगर उसकी संपन्न और पढ़ी लिखी ससुराल में तो माजरा ही उल्टा था। कहने को तो पूरा परिवार देवी माँ का परम भक्त था, लेकिन रोज किसी न किसी देवी की माँ के नाम पे कुछ न कुछ कर्मकांड होता ही रहता। मगर ये बात देवी के वास्तविक रूप कन्या के जन्म की होती तो घर के बड़े बूढ़ों के मुंह ऐसे उतर जाते जैसे किसी ने उनकी सारी संपत्ति ही छीन ली हो। उमा को जब भी किसी भाभी के गर्भपात की खबर मिलती तो उसका मन घृणा और क्रोध से भर जाता। ऐसा कोई कैसे कर सकता है अपने ही बच्चे के साथ? मगर जब उसने पहली बार गर्भ धारण किया तब समझ में आया, बेचारी भाभीियों का तो कोई कसूर ही नहीं था। संयुक्त परिवार में घर के बड़ों के भीषण दबाव को झेलना कोई बच्चों का खेल नहीं। अच्छे अच्छे चित्त हो जाते हैं। फिर घर में एक लाचार पशु सी बंदी बहू की हैसियत ही क्या है, जो अपना विरोध जता के मुसीबतों को आमंत्रित कर ले। फिर भी उमा ने हिम्मत नहीं हारी। मनोज प्लीज, ये हमारा पहला बच्चा है, मैं इसे जन्म देना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी मनोस्थिति समझता हूँ उमा। ये तुम्हारा ही नहीं मेरा भी बच्चा है। माँ को तो मैं मना लूंगा, मगर जो रिश्तेदारों की फौज आसपास जमा है, जो आग में घी डालती है, उनको कैसे निपटूं? मनोज भी परेशान था। चाहे जो भी हो, मैं सोनोग्राफी नहीं कराऊंगी। जैसे भी हो, माँ जी को तुम्हें मनाना ही होगा, उमा बोली। बच्चे को लेकर उमा किसी भी समझौते को तैयार नहीं थी। अतः एक योजना के तहत उमा मायके चली गई। तब माँ जी को उसके गर्भ की खबर लगी। जब तक गर्भपात के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। पहला बच्चा था, इसलिए उमा समझी कि नासमझी का नाटक कर लेंगे, तो माँ जी समझ नहीं पाई। फिर गुड़िया का जन्म भी हो गया। माँ जी ने उसे बुझे मन से ही स्वीकार किया। गुड़िया के जन्म पे ना तो कोई जागरण हुआ, ना ही कहीं बधाई के गीत गाए गए, मगर उमा और मनुष्य तो खुश थे। कोई और करे न करे, वो अपनी नन्ही सी जान को बहुत प्यार करते थे। 2 साल के बाद उमा फिर से गर्भवती हुई, पर इस बार माँ जी पूरी तरह से सजग थी। वो पहली भूल को किसी कीमत पे दोहराना नहीं चाहती थी। उमा की छोटी सी छोटी हरकत पे उनकी पैनी नजर थी। वो बच ना सकी। माँ के इमोशनल ड्रामे, रोने धोने और कलेश से बचने के लिए मनोज अनचाहे मन से ही सही उमा पर दबाव डालने लगा। उमा, माँ को हर बार संभालना मेरे लिए असंभव है। पिछली बार हमारी बात रह गई थी, लेकिन इस बार माँ की मन की हो जाने दो। घर का तनाव अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं शांति से जीना चाहता हूँ। घर की हर बात माँ जी रो धो के नमक मिर्च लगा के ऐसे पूरे कुटुंब के सामने पेश करती कि सबकी नजरें उमा और मनोज की तरफ तन जाती। रोज रोज की कलह कलेश से बचने के लिए उमा ने भारी मन से परिस्थिति से समझौता कर लिया था। तब से अब तक 2 बार गर्भ हत्या का दंश झेल चुकी उमा फिर से उसी मोड़ पे आ खड़ी हुई थी। पिछली आप बीती सोचकर उमा का सर भारी होने लगा। वो रसोई में चाय बनाने के लिए चल पड़ी। रसोई में काम वाली बाई सगुना बर्तन धो रही थी।
चाय बनाते वक्त उमा को मितली आ गई और वो बाथरूम की तरफ भागी। उमा के लौटने पे सगुना ने पूछा, का दीदी, कुछ खुशखबरी है का? सगुना उमा की शारीरिक भाषा से समझ गई थी। उमा ने उसे एक नजर देखा पर कुछ नहीं कहा। उमा की चुप्पी को हाँ समझ के सगुना ने अपना अंदाज पक्का मार लिया। चलो अच्छा ही है दीदी, गुड़िया कब तक अकेले खेलेगी, उसे भी तो कोई संगी साथी चाहिए खेलन वास्ते, और अकेले बच्चे का घर में बिल्कुल भी जी ना लगे है। अच्छा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? उमा ने चाय छानते हुए पूछा। कितने का, बस एक ही बिटिया है मेरी, अब तो सयानी हो गई है, 10वीं में पढ़े है। बताते हुए सगुना का चेहरा गर्व से दमक उठा। क्यों, दूसरा नहीं किया उसके बाद? क्या बताऊं दीदी, इसके जन्म पे ही इतनी कलेश पड़ गई घर में। इसके बखत धोखे से डॉक्टरी जांच करा दी मेरी। मैं ठहरी अनपढ़ गंवार, मुझे तो कुछ पता ना था। छोरी जान के पेट से गिराने के पीछे पड़ गए कमीने। मैं न तैयार हुई। भला बताओ तो दीदी, अगर मेरे माँ बाप मेरे साथ ऐसा करते तो मैं आती इस दुनिया में? कैसे आती? फिर क्या हुआ सगुना? उमा उत्सुक थी जानने के लिए। होना का था दीदी, हमने अपनी सास और मर्द को जो खरी खुटी सुनाई तो पूछो मत। हमने साफ मना कर दिया कि माना कि अनपढ़ गवार हूँ, मगर हाथ पैर सही सलामत है। कैसे भी करके अपना और छोरी का पेट पाल लूंगी। तेरे दरवाजे पे ना आऊंगी रोटी मांगने। मेरी कोख की तरफ आंख उठा के देखा भी तो अच्छा ना होगा। बस मेरी सास ने मुझे घर से निकलवा दिया। और तेरे आदमी ने नहीं रोका तुझे? उमा ने पूछा। वो का रोकता, वो तो अपनी माँ का पिछलग्गू था। मैंने भी सोचा, परे हटा ऐसे मर्द को जो दुख दर्द में अपनी जोरू का साथ न दे के माँ के पीछे जा चुके। जो अब काम ना आया, कुछ बोली पड़ी था तब का काम आएगा। बस दीदी, अब तो खुद कमा खा रही हूँ, बिटिया को पढ़ा लिखा भी रही हूँ। एक ही बात कहती हूँ उसे, दुनिया से कुछ उम्मीद मत करियो, खुद मजबूत बन। उमा शगुना की बातें सुन अवाक सी रह गई। इस बुराई की जड़ें उसके घर तक ही नहीं, दूर बसी गरीबी की बस्ती में भी फैली हुई थी। तुम लोगों में भी होता है ये सब? उमा ने हैरानी से पूछा। होता क्यों नहीं है दीदी, हम ठहरे गरीब, जिस सौदे में सिर का खर्च आ पड़े वो किसे भाएगा। खैर जाने दो, हम लोगों में तो ये सब चलता रहता है। हम अनपढ़ों में कहाँ इतनी अकल कि छोरी छोरे में भेद करे। जिस छोरी की किस्मत भली होगी उसे भगवान आप जैसे घरों के भेजे है। अपनी गुड़िया को ही देख लो, रानी बन के राज करे घर पर। शगुना दर्द भरी आवाज में बोली। शगुना की आखिरी बात उमा के दिल को तीर की तरह भेद गई। इसे क्या पता गुड़िया के अस्तित्व की रक्षा के लिए कितने प्रयत्न करने पड़े थे उसे। बेटियों के मारने का चलन अनपढ़ों से ज्यादा पढ़े लिखे संपन्न परिवारों में है, जो अपना जीवन भगवान की इच्छा से नहीं बल्कि अपने समीकरणों पर जीना चाहते हैं। क्योंकि हर तरह से संपन्न परिवार भी लड़की के जन्म को भारी मन से लेता है। पता नहीं कौन सी मानसिकता है जो उन्हें अपने ही अंश को नष्ट करने के लिए उकसा देती है। उमा चाय लेकर कमरे में आ गई, मगर अब उसे पीने का मन नहीं हो रहा था। जो कुछ उसके सामने आना था उसके लिए वो अभी तैयार ही नहीं थी। शगुना की बातें उसके कानों में अभी भी गूंज रही थी। दिखने में दुबली पतली सी छीड़ सी काया वाली सगुना, मगर भीतर से कितनी हिम्मती है, कितनी साहसी है। एक अनदेखे, एक अजन्मे बच्चे के लिए एक झटके में सब कुछ छोड़ दिया। न समाज की चिंता की, न सर पे छत की फिक्र की, न पति का मोह किया। मुझ में क्यों नहीं है इतनी हिम्मत? मैं तो मनोज के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं तो पढ़ी लिखी होकर भी सगुना के आगे कुछ नहीं। क्या हूं मैं? एक जीती जागती इंसान हूँ या एक खिलौना हूँ जिसे चलाने वाला रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में है? उमा खुद के विचारों में बुरी तरह से उलझी हुई थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मनोज उठकर अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गया। उमा उससे कुछ नहीं कह पाई। वो अजीब सी कशमकश में थी। थोड़ी देर बाद माजी भी आ गई। उमा की खराब तबीयत की वजह समझ में आते ही माजी खुशी से फूली नहीं समाई और बोली, मैं जानती थी ऐसा ही होने वाला है। देवी माँ मुझे निराश नहीं करेंगी। उसने तो रात को ही मुझे ध्यान में बता दिया था कि मेरे घर में पोता आने वाला है। अपनी तीव्र इच्छाओं की पूर्ति की खबर सपने या कल्पना में अपने इष्ट देवी देवता से सुनी ईश्वरवाणी नहीं बल्कि अपने मन का ही बुना भ्रम जाल है। ये बात माजी नहीं समझती थी। उमा की पिछली प्रेगनेंसी में भी देवी ने उन्हें सपने में आके पोते की खबर दी थी, जो अब निर्मूल सिद्ध हो गई थी। मैं गीता को फोन कर देती हूँ, वो समय पे जांच कर लेगी। माँ की बात सुनकर मनोज ने निर्विकार भाव से उमा की तरफ देखा। उमा के मन की पीड़ा उसकी आंखों में साफ साफ झलक रही थी, जिसे समझ के हुई वो कुछ नहीं कह पाई। उमा को तीसरा महीना चल चला था। माजी ने उमा के सोनोग्राफी का अपॉइंटमेंट ले लिया था और परिणाम अपनी इच्छा अनुसार अनुकूल न होने पर गिराने का भी पुख्ता इंतजाम उन लोगों ने कर ही लिया था। वैसे भी हमारे देश में लिंग परीक्षण अपराध की श्रेणी में आता है, मगर कुछ अतिरिक्त सुविधा शुल्क देके कौन सी ऐसी सुविधा है जो खरीदी नहीं जा सकती? उमा के साथ क्लिनिक में मनोज को ना भेज के माजी खुद जा रही थी।
क्योंकि उन्हें अपने बेटे पे भरोसा नहीं था। कहीं उमा की बातों में आकर पलट गया तो उसकी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। उमा की सोनोग्राफी हो चुकी थी। आशाओं में एक बार फिर से पानी आ चुका था, क्योंकि नियति के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं थी। जैसे जैसे गर्भपात का समय पास आ रहा था, उमा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसका अंतर्मन चित्कार रहा था, मत होने दे ये अनर्थ उमा, बहुत हुआ। कब तक क्यों अपने खून की हत्याओं का पाप ढोती रहेगी? क्या तू शगुना से भी गई गुजरी है, जो अपनी कोख की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग कर सकती है, और तू नहीं कर सकती? क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? यही ना कि तुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा, मगर अपनी बच्ची को कम से कम जीवित तो देख पाएगी। अपनी नन्ही सी जान जो तुझ पर पूरी तरह से आश्रित है, सोचती होगी कि माँ के कोख में कितनी सुरक्षित हूं मैं। मेरी माँ है तो कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। चैन से सोई होगी वो, क्या बीतेगी उस पर जब जानेगी अपनी कोख में सहेजने वाली माँ उसकी प्राणघातिनी बनी हुई है। उमा, मत कर ये अन्याय उसके साथ। आज मनोज के प्यार की परीक्षा भी हो जाने दे। हर बार गलत फैसलों के जरिए मात्र सम्मान के नाम पे माँ के साथ खड़े होने वाला आदमी क्या सही फैसले के लिए तेरे साथ नहीं खड़ा हो सकता? और अगर वो तेरे साथ खड़ा नहीं हो सकता तो फिर ऐसे पति से क्या उम्मीद करना? वो तो जीवन के किसी भी मोड़ पे तेरा साथ छोड़ देगा। तू क्या इतनी असक्षम भी नहीं, अपनी बच्चियों का भार भी नहीं उठा सकती क्या? बस जरा सी तो हिम्मत कर उमा। उमा चलिए। नर्स की आवाज सुन के उमा का शरीर जैसे काठ का हो गया हो, जैसे तैसे खड़ी हुई, पर पाँव तो बिल्कुल हिल ही नहीं रहे थे। ये मुझसे नहीं होगा माँ जी, मैं ये नहीं करूंगी। कंठ में फंसा निर्णय पूरे आवेश के साथ बाहर निकला। मनोज जिस कलेश के आगे नतमस्तक था, आज वो पूरे उफान पे था। बहुएं घर बसाने के लिए होती है, उजाड़ने के लिए नहीं। मेरे वंश का खात्मा करने पे तुली है तू। कह देती हो मनोज, या तो इसे समझा ले, वरना इससे हमारा कोई नाता नहीं होगा। माँ जी गुस्साई आवाज में बोली। ना रहे सही माँ जी, ना सही। मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, मगर अपनी कोख पे अब आँच नहीं आने दूंगी। मेरा निर्णय नहीं बदलने वाला, आगे आपकी मर्जी। मैं आज के आज ही अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। उमा की वाणी और भाव दोनों ही शांत थे। अनवरत मानसिक द्वंद्व के तूफान और निर्णय पे आके ठहर चुके थे। अब तो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो चुकी थी उमा। कोई नहीं जाएगा माँ। उमा ने जो कुछ किया वो सब कुछ ठीक था। मैं खुद नहीं चाहता था, मगर ना जाने क्यों चाह कर भी ये साहस नहीं कर पाता था। अपनी 2 बेटियों की हत्या की ग्लानि अभी तक मुझ में है, अब तीसरी की झेलने की शक्ति मुझ में भी नहीं है। हिम्मत करके मनोज भी बोल उठा। ये क्या कह रहा है तू? पागल तो नहीं हो गया? तेरा सर भी फिर गया है क्या इसके साथ? अरे बेवकूफ, मरने के बाद कोई क्रियाक्रम श्राद्ध करने वाला भी नहीं होगा तेरा। आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी तेरी। माँ की बातें सुनकर इस बार मनोज की सहन शक्ति भी जवाब देगी। आत्मा की मुक्ति अच्छे बुरे कर्मों से होती है, किसी कर्म कांड से नहीं। और आज एक बात कान खोलकर सुन लो माँ, अगर तुमने उमा की प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई बाधा खड़ी की और किसी तरह का कोई तनाव दिया, तो हमारी मुक्ति हो या ना हो, तुम्हारी नहीं होगी। क्योंकि मैं फिर तुम्हारे मरने पे ना तो क्रियाकर्म करूंगा, ना ही पिंडदान करूंगा। आज मनोज के दिल में फंसा हुआ बरसों का गुबार भी फूट फूट कर बाहर आ चुका था। माँ जी उसके जवाब से बिल्कुल जड़वत सी खड़ी रह गई। उमा, अगर ये तुम्हारे साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार होगा तो मैं अब तुम्हारे साथ मैं भी घर छोड़ दूंगा। उमा की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से उमा भाव विहल हो गए और उससे लिपट कर रो पड़ी। आज उसकी सूनी गोद फिर से हरी हो गई थी। आज उसने अपनी कोख के साथ अपनी सुहाग पे भी अधिकार पा लिया था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।